इस दुनिया में लाखों प्रकार के जीव मौजूद हैं और पहली नज़र में ये सब अलग-अलग हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इनके बीच एक पैटर्न दिखाई देता है। एक ऐसा पैटर्न जो ये संकेत देता है कि यह विविधता अचानक नहीं बनी, बल्कि समय के साथ धीरे-धीरे विकसित हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हर स्पीशीज़ हमेशा से वैसी ही थी जैसी आज दिखाई देती हैं, या फिर यह संभव है कि वे पहले के किसी रूप से बदलकर बनी हों? अगर ये बदलाव हुआ है, तो वह कैसे हुआ और किन नियमों के अनुसार हुआ? इस एपिसोड में हम इसी प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम देखेंगे कि वेरिएशन क्या है, नेचर में स्ट्रगल कैसे काम करता है और कैसे छोटे-छोटे डिफरेंसेस समय के साथ मिलकर बड़े बदलाव में बदल जाते हैं। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि स्पीशीज के बीच जो सिमिलैरिटीज दिखाई देती है, उनका असली कारण क्या है। आज हम चार्ल्स डार्विन की बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज से थियरी ऑफ एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन को समझने का प्रयास करेंगे। चैप्टर 1, डोमेस्टिकेशन में वेरिएशन को समझना। जब हम किसी भी एक ही प्रकार के जानवर या पौधे को ध्यान से देखते हैं, खासकर उन जीवों को जिन्हें इंसानों ने पाला या उगाया है, तो एक बात तुरंत समझ में आती है, उनके अंदर काफ़ी फ़र्क होता है। यानी एक ही ब्रीड या वैरायटी के अंदर भी अलग-अलग इंडिविजुअल्स एक जैसे नहीं होते। यह फ़र्क कई बार इतना साफ होता है कि वो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीवों के मुकाबले ज़्यादा दिखाई देता है। यह बात एक महत्वपूर्ण संकेत देती है कि जब जीवों को इंसानों के नियंत्रण में रखा जाता है, यानी डोमेस्टिकेशन में, तो उनमें बदलाव की संभावना बढ़ जाती है। इसका एक कारण ये हो सकता है कि उन्हें ऐसी परिस्थितियों में रखा जाता है जो उनके नेचुरल एनवायरनमेंट से अलग होती है। खाने का तरीका बदल जाता है, रहने की जगह बदल जाती है और उनका ओवरऑल लाइफस्टाइल भी बदल जाता है। इन सब का असर धीरे धीरे उनके शरीर और गुणों पर पड़ता है। यह भी देखा गया है कि जब किसी जीव को कई पीढ़ियों तक नई परिस्थितियों में रखा जाता है, तो उसमें बदलाव शुरू हो जाता है और फिर यह बदलाव लगातार आगे भी चलता रहता। यानी एक बार वेरिएशन शुरू हो जाए तो वह रुकता नहीं है, बल्कि आगे की जनरेशन्स में भी चलता रहता है। यही कारण है कि आज भी बहुत पुराने डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स और एनिमल्स में नए वेरिएशंस दिखाई देते रहते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि ये वेरिएशन आता कहाँ से है? क्या यह सिर्फ एनवायरनमेंट के कारण होता है या इसके पीछे कोई और कारण भी है? इस सवाल का सीधा जवाब देना आसान नहीं है, लेकिन इतना समझ में आता है कि रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी प्रजनन से जुड़ी प्रक्रिया इस बदलाव में एक बड़ा रोल निभाती है। जब जीव नई परिस्थितियों में होते हैं, तो उनके रिप्रोडक्शन सिस्टम पर भी असर पड़ता है और यही असर आगे आने वाली पीढ़ियों में बदलाव के रूप में दिखाई देता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही माता-पिता से पैदा हुए बच्चों में भी फ़र्क दिखाई देता है, जबकि वे सभी एक जैसी परिस्थितियों में बड़े होते हैं। यह दिखाता है कि वेरिएशन सिर्फ बाहरी परिस्थितियों का सीधा परिणाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे इनहेरिटेंस और ग्रोथ के अपने नियम भी काम करते हैं। यानी बदलाव का कारण हमेशा सीधा और साफ नहीं होता, बल्कि कई फैक्टर्स मिलकर काम करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ बदलाव बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनका असर आगे चलकर बड़ा हो सकता है। जब ये छोटे छोटे फर्क
एक ही दिशा में कई पीढ़ियों तक जमा होते हैं, तो वे एक स्पष्ट अंतर पैदा कर देते हैं। यही प्रक्रिया धीरे-धीरे नई वैराइटीज बनने की दिशा में ले जाती है। डोमेस्टिकेशन में एक और चीज़ साफ दिखाई देती है, सिलेक्शन का असर। जब इंसान किसी खास गुण को पसंद करता है, जैसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय या अच्छा फल देने वाला पौधा, तो वह उसी गुण वाले जीवों को आगे बढ़ाता है। इस तरह धीरे-धीरे वही गुण मजबूत होता जाता है। इसे समझना ज़रूरी है, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि अगर सिलेक्शन के ज़रिए बदलाव संभव है, तो प्रकृति में भी किसी प्रकार का सिलेक्शन काम कर सकता है। इसके साथ ही यह भी देखा गया है कि कई बार एक गुण में बदलाव होने पर दूसरे गुणों में भी बदलाव आ जाता है। यानी शरीर के अलग-अलग हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर एक जगह परिवर्तन होता है, तो उसका असर दूसरी जगह भी दिखाई दे सकता है। यह संबंध हमेशा सीधा नहीं होता, लेकिन इतना ज़रूर है कि जीव का पूरा ढांचा एक साथ काम करता है। इनहेरिटेंस यानी गुणों का आगे बढ़ना इस पूरे विषय का एक और ज़रूरी हिस्सा है। अगर कोई बदलाव अगली पीढ़ी में नहीं जाता, तो उसका कोई खास मतलब नहीं रहता। लेकिन जब कोई बदलाव बार बार अगली पीढ़ियों में दिखाई देता है, तो यह साफ हो जाता है कि वह इनहेरिट हो रहा है। यही कारण है कि समय के साथ कुछ थ्रेड्स मजबूत होते जाते हैं। यह भी ज़रूरी है समझना कि हर बदलाव यूज़फुल नहीं होता। कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जिनका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो नुकसानदेह हो सकते हैं। लेकिन जब सिलेक्शन काम करता है, तो वह उन्हीं बदलावों को आगे बढ़ाता है जो किसी तरह से लाभदायक होते हैं। कुल मिलाकर डोमेस्टिकेशन हमें एक साफ एग्जाम्पल देता है कि जीवों में बदलाव संभव है। वह धीरे धीरे होता है, और उसमें कई फैक्टर्स मिलकर काम करते हैं, जैसे एनवायरनमेंट, इनहेरिटेंस और सिलेक्शन। यही समझ आगे के चैप्टर्स में और गहराई से काम आएगी, जहाँ इसी आइडिया को नेचुरल कंडीशंस में समझाया जाएगा। चैप्टर 2, नेचर में वेरिएशन को समझना। अब तक यह समझ में आ चुका है कि जब जीव इंसानों के नियंत्रण में होते हैं, यानी डोमेस्टिकेशन में, तो उनमें बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यही प्रक्रिया नेचर में भी होती है, जहाँ कोई सीधा नियंत्रण नहीं है? अगर नेचर में भी वेरिएशन होता है, तो वह किस तरह से दिखाई देता है और किन परिस्थितियों में ज़्यादा होता है, इसे समझना जरूरी है। प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले जीवों को जब ध्यान से देखा जाता है, तो यह साफ होता है कि एक ही स्पीशीज के अंदर भी इंडिविजुअल्स एक जैसे नहीं होते। हर एक में छोटे छोटे फर्क होते हैं, कभी आकार में, कभी रंग में, कभी बिहेवियर में। ये फर्क बहुत हल्के होते हैं, लेकिन पूरी तरह से मौजूद होते हैं। यही छोटे डिफरेंसेस आगे चलकर बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। नेचर में वेरिएशन को समझना थोड़ा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ कोई सीधी सिलेक्शन दिखाई नहीं देती, जैसा कि डोमेस्टिकेशन में दिखता है। यहाँ बदलाव धीरे धीरे और बिना किसी स्पष्ट दिशा के होते हुए लगते हैं। लेकिन अगर बड़े स्तर पर देखा जाए, तो कुछ पैटर्न्स समझ में आते हैं। उदाहरण के लिए, जो स्पीशीज बहुत बड़े क्षेत्र में फैली होती हैं, उनमें वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका कारण ये हो सकता है कि वे अलग अलग परिस्थितियों में रहती हैं, जिससे
उनमें बदलाव की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह जो स्पीशीज़ बहुत कॉमन होती हैं, यानी जिनकी संख्या ज़्यादा पाया जाता है। जब किसी स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स की संख्या बहुत बड़ी होती है, तो नेचुरली उनमें डिफरेंसेस की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके विपरीत जो स्पीशीज़ कम संख्या में होती है या छोटे क्षेत्र तक सीमित होती है, उनमें वेरिएशन कम दिखाई देता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्पीशीज़ किसी बड़े ग्रुप या जेनस का हिस्सा होती हैं, उनमें वेरिएशन की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसे ग्रुप में कई क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ होती हैं जो एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती होती हैं, लेकिन फिर भी उनमें छोटे छोटे फ़र्क होते हैं। कई बार इन फ़र्कों को देखकर ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि दो जीव अलग स्पेसीज़ हैं या सिर्फ एक ही स्पेसीज़ की अलग वैरायटीज़ हैं। यहीं से एक कन्फ्यूजन भी पैदा होता है। स्पीसीज़ और वैरायटी के बीच की सीमा हमेशा साफ नहीं होती। कुछ केसेस में यह अंतर इतना सटल होता है कि अलग-अलग एक्सपर्ट्स अलग-अलग राय दे सकते हैं। यह दिखाता है कि नेचर में बदलाव एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसमें कोई स्पष्ट बाउंड्री नहीं होती। नेचर में वेरिएशन का एक और इंटरेस्टिंग पहलू यह है कि कई बार एक ही स्पीसीज के अलग-अलग इंडिविजुअल्स में डिफरेंसेस अनइवन तरीके से फैले होते हैं। यानी कुछ इंडिविजुअल्स में ज़्यादा फर्क दिखाई देता है और कुछ में बहुत कम। यह वेरिएशन यूनिफॉर्म नहीं होता, बल्कि अलग-अलग जगहों और परिस्थितियों में अलग तरीके से दिखाई देता है। इससे यह समझ में आता है कि वेरिएशन कोई रार या असामान्य चीज़ नहीं है, बल्कि यह नेचर का एक सामान्य हिस्सा है। हर स्पीशीज के अंदर वेरिएशन मौजूद होता है और ये वेरिएशन ही आगे चलकर बदलाव की नींव बनता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि नेचर में जो वेरिएशन दिखाई देता है, वह हमेशा स्टेबल नहीं होता। कुछ डिफरेंसेस टेम्पररी हो सकते हैं, जबकि कुछ लंबे समय तक बने रहते हैं। जो बदलाव लंबे समय तक बने रहते हैं, वहीं आगे चलकर ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस चैप्टर का मुख्य पॉइंट यह है कि वेरिएशन सिर्फ डोमेस्टिकेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नेचर में भी हर जगह मौजूद है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि डोमेस्टिकेशन में यह हमें साफ दिखाई देता है, जबकि नेचर में इसे समझने के लिए गहराई से देखना पड़ता है। जब यह बात क्लियर हो जाती है कि वेरिएशन हर जगह मौजूद है, तो अगला लॉजिकल सवाल यह होता है कि इन वेरिएशंस का क्या होता है। क्या ये सभी बदलाव ऐसे ही बने रहते हैं, या इनमें से कुछ आगे बढ़ते हैं और कुछ ख़त्म हो जाते हैं? यही सवाल हमें अगले चैप्टर की ओर ले जाता है, जहाँ यह समझाया जाएगा कि नेचर में हर जीव को सरवाइव करने के लिए एक स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, और इसी स्ट्रगल के दौरान यह तय होता है कि कौन से बदलाव टिकेंगे और कौन से नहीं। चैप्टर 3, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस को समझना। अब तक यह समझ बन चुकी है कि हर स्पीसीज के अंदर वेरिएशन मौजूद होता है, लेकिन सिर्फ वेरिएशन का होना ही काफ़ी नहीं है। असली सवाल यह है कि इन वेरिएशंस का आगे क्या होता है। क्या हर बदलाव आगे बढ़ता है, या उनमें से कुछ ही टिक पाते हैं? इस सवाल का जवाब समझने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सामने आता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। प्रकृति में हर जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए लगातार संघर्ष करता है। यह संघर्ष हमेशा सीधा और दिखाई देने वाला नहीं होता। जैसे दो जानवरों का लड़ना, कई बार यह बहुत सटल होता है,
लेकिन फिर भी उतना ही वास्तविक होता है। ये संघर्ष रिसोर्सेस के लिए होता है, जैसे फूड, स्पेस और रिप्रोडक्शन के मौके। एक सिंपल बात समझनी ज़रूरी है, हर स्पीशीज़ जितने इंडिविजुअल्स पैदा करती है, उतने सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता, तो कुछ ही समय में पूरी दुनिया एक ही स्पीशीज़ से भर जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि रिसोर्सेस सीमित होते हैं। इसलिए हर जनरेशन में बहुत से इंडिविजुअल्स सरवाइव नहीं कर पाते। यहीं से स्ट्रगल शुरू होता है। हर जीव को अपने एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए अडैप्ट होना पड़ता है। अगर किसी में ऐसा गुण है जो उसे थोड़ी सी भी एडवांटेज देता है, तो उसके सरवाइव करने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर किसी में ऐसा गुण है जो उसे डिसएडवांटेज में डालता है, तो उसके सरवाइव करने की संभावना कम हो जाती है। यह संघर्ष कई स्तरों पर होता है। सबसे पहले एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के बीच कंपटीशन होता है, क्योंकि उनकी ज़रूरतें एक जैसी होती है। उदाहरण के लिए, एक ही जगह रहने वाले जानवर एक ही प्रकार के फूड के लिए compete करेंगे। इस तरह का कंपटीशन सबसे इंटेंस होता है, क्योंकि सभी इंडिविजुअल्स लगभग एक जैसे होते हैं। इसके अलावा अलग-अलग स्पीशीज के बीच भी कंपटीशन होता है, खासकर तब जब उनकी ज़रूरतें मिलती-जुलती हों। लेकिन यह कंपटीशन थोड़ा कम सीधा होता है, क्योंकि उनकी एडाप्टेशंस अलग होती है। फिर भी यह स्ट्रगल का हिस्सा है। इस स्ट्रगल में एनवायरनमेंट भी एक बड़ा रोल निभाता है। क्लाइमेट, टेम्परेचर, पानी की उपलब्धता, ये सब फैक्टर्स यह तय करते हैं कि कौन से जीव सरवाइव कर पाएंगे। कई बार एनवायरनमेंट अचानक बदलता है, और उस स्थिति में जो जीव नए हालात के अनुसार खुद को डाल पाते हैं, वही टिकते हैं। ये भी समझना ज़रूरी है कि स्ट्रगल हमेशा डायरेक्ट कंपटीशन के रूप में नहीं होता। कई बार यह सर्वाइवल के छोटे छोटे चैलेंजेस के रूप में होता है, जैसे किसी जीव का मौसम को सहन कर पाना या किसी प्रेडेटर से बच पाना। हर दिन, हर पल यह स्ट्रगल चल रहा होता है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि यह स्ट्रगल रैंडम नहीं है। इसमें एक प्रकार की सिलेक्शन होती है। जो इंडिविजुअल्स अपने एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा भी बेहतर सूटेड होते हैं, उनके सरवाइव करने और आगे रिप्रोड्यूस करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब यह है कि उनके गुण अगली जनरेशन में जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसी पॉइंट पर यह समझ आता है कि वेरिएशन और स्ट्रगल एक साथ मिलकर काम करते हैं। वेरिएशन डिफरेंसेस पैदा करता है, और स्ट्रगल यह तय करता है कि उन डिफरेंसेस में से कौन से टिकेंगे। इस प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आगे चलकर नेचुरल सिलेक्शन की नींव बनता है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एक तरह से फिल्टर की तरह काम करता है, जो हर जनरेशन में यह तय करता है कि कौन से थ्रेड्स आगे जाएंगे और कौन से ख़त्म हो जाएंगे। इस चैप्टर का मेन आइडिया यह है कि प्रकृति में सर्वाइवल कोई गारंटीड चीज़ नहीं है। हर जीव को अपने अस्तित्व के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है, और इसी संघर्ष के दौरान छोटे छोटे डिफरेंसेस बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जब यह समझ क्लियर हो जाती है, तो अगला स्टेप यह समझना होता है कि यह सिलेक्शन कैसे काम करती है, और ये पूरे प्रोसेस को किस दिशा में ले जाती है। यही बात अगले चैप्टर में विस्तार से समझाई जाएगी।
जहाँ नेचुरल सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट को डिटेल में देखा जाएगा। चैप्टर 4, नेचुरल सिलेक्शन को समझना। अब तक यह समझ बन चुकी है कि हर स्पीशीज के अंदर वेरिएशन होता है और हर जीव को अपने अस्तित्व के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। अब इन दोनों बातों को जोड़कर जो सबसे महत्वपूर्ण विचार सामने आता है उसे नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। यही इस पूरी समझ का केंद्र है, क्योंकि यह बताता है कि समय के साथ स्पीशीज में बदलाव किस तरह डायरेक्शन लेता है। नेचुरल सिलेक्शन को समझने के लिए इसे बहुत सीधी तरह से देखा जा सकता है। जब किसी स्पीशीज के इंडिविजुअल्स में छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं और उनमें से कुछ डिफरेंसेस ऐसे होते हैं जो किसी जीव को उसके एनवायरनमेंट में थोड़ा सा एडवांटेज देते हैं, तो ऐसे जीव के सरवाइव करने और रिप्रोड्यूस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि उसके गुण अगली जनरेशन में जाने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे काम करती है, इसमें कोई जल्दी या अचानक बदलाव नहीं होता। हर जनरेशन में बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस काम करते हैं और समय के साथ ही ये डिफरेंसेस अक्यूमुलेट होते जाते हैं। कई जनरेशन्स के बाद यही छोटे बदलाव एक बड़े और स्पष्ट अंतर में बदल सकते हैं। नेचुरल सिलेक्शन को समझने का एक आसान तरीका ये है कि इसे एक फ़िल्टर की तरह देखा जाए। हर जनरेशन में बहुत से इंडिविजुअल्स पैदा होते हैं, लेकिन सभी सरवाइव नहीं करते। जो अपने एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा बेहतर सूटेड होते हैं, वे इस फ़िल्टर से गुज़र जाते हैं और बाकी धीरे-धीरे बाहर हो जाते हैं। यह कोई कॉन्शस प्रोसेस नहीं है, बल्कि यह अपने आप होने वाली प्रक्रिया है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि नेचुरल सिलेक्शन सिर्फ बड़े और स्पष्ट बदलावों पर काम नहीं करता, यह बहुत छोटे डिफरेंसेस पर भी काम करता है। कई बार ऐसा होता है कि एक बहुत छोटा सा फर्क जो पहली नज़र में महत्वहीन लगता है, लंबे समय में बहुत बड़ा असर डाल सकता है। क्योंकि जब वही छोटा फर्क बार बार आगे बढ़ता है तो वह मजबूत होता जाता है। नेचुरल सिलेक्शन हर उम्र में और दोनों सेक्सेस पर काम करता है। इसका मतलब यह है कि जीव के जीवन के हर स्टेज पर यह प्रोसेस प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन में भी इसका असर दिखाई देता है, जहाँ कुछ ट्राइड्स आगे बढ़ते हैं और कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। यह भी ज़रूरी है समझना कि नेचुरल सिलेक्शन हमेशा परफेक्ट रिजल्ट नहीं देता। यह सिर्फ उन ट्रेड्स को आगे बढ़ाता है जो उस समय के एनवायरनमेंट में फ़ायदेमंद होते हैं। अगर एनवायरनमेंट बदल जाए तो वही ट्रेड्स डिसएडवांटेज भी बन सकते हैं। यानी यह प्रोसेस हमेशा करंट कंडीशंस के अनुसार काम करता है। इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए एक और बात सामने आती है, एक्सटिंक्शन। जब कुछ ट्रेड्स लगातार डिसएडवांटेज में रहते हैं तो उनसे जुड़े जीव धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह नेचुरल सिलेक्शन सिर्फ नए ट्रेड्स को आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि कम सूटेड फॉर्म्स को हटाता भी है। यही कारण है कि समय के साथ कुछ स्पीशीज डिसअपियर हो जाती हैं। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया जुड़ा हुआ है, डिवर्जेंस ऑफ कैरेक्टर। जब एक ही स्पीशीज़ के अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग इन्वायरमेंट्स में रहते हैं तो उनमें अलग अलग तरह के चेंजेस अकुमुलेट होने लगते हैं। धीरे धीरे ये डिफरेंसेस इतने बढ़ सकते हैं कि वे एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखने लगते हैं। यही प्रोसेस आगे चलकर नई स्पीशीज़ बनने की दिशा में जाता है। नेचुरल सिलेक्शन का असर धीरे धीरे पूरे जीव जगत की स्ट्रक्चर को शेप करता है।
ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों जीवों के बीच एक हायरार्की और ग्रुपिंग दिखाई देती है। जो स्पीशीज एक कॉमन एंसेस्टर से निकली होती हैं, उनमें कुछ समानताएं बनी रहती हैं, लेकिन समय के साथ उनमें डिफरेंसेस भी बढ़ते जाते हैं। इस चैप्टर का मुख्य पॉइंट यह है कि ये नेचुरल सिलेक्शन कोई अचानक या रहस्यमय चीज़ नहीं है, बल्कि एक सिंपल और लॉजिकल प्रोसेस है जो वेरिएशन और स्ट्रगल के साथ मिलकर काम करता है। यह दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे डिफरेंसेस जब सही कंडीशंस में होते हैं तो समय के साथ बड़े बदलाव में बदल सकते हैं। तो अगला स्टेप यह समझना होता है कि वेरिएशन किन नियमों के अनुसार होता है, यानी बदलाव रैंडम ही होता है या उसके पीछे कुछ पैटर्न्स भी होते हैं। चैप्टर 5 वेरिएशन के नियम। अब तक यह समझ बन चुकी है कि जीवों में वेरिएशन होता है और नेचुरल सिलेक्शन ये तय करता है कि कौन से बदलाव आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल अभी भी बाकी है, क्या यह वेरिएशन पूरी तरह रैंडम होता है या इसके पीछे कुछ नियम भी काम करते हैं? इसी सवाल को समझने के लिए यह चैप्टर वेरिएशन के पैटर्न्स और उसके नियमों पर ध्यान देता है। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि वेरिएशन एक ही कारण से नहीं होता, इसके पीछे कई फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। एनवायरनमेंट का असर ज़रूर होता है, लेकिन यह अकेला कारण नहीं है। टेम्परेचर, फूड और बाहरी परिस्थितियाँ कुछ हद तक बदलाव ला सकती हैं, लेकिन कई बार जो डिफरेंसेस दिखाई देते हैं वे इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसका मतलब यह है कि वेरिएशन को सिर्फ बाहरी कारणों से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। एक महत्वपूर्ण आइडिया यहाँ सामने आता है, यूज़ एंड डिसयूज़। यानी अगर किसी अंग का लगातार इस्तेमाल किया जाता है तो वह मजबूत हो सकता है, और अगर उसका इस्तेमाल नहीं होता तो वह धीरे धीरे कमज़ोर या छोटा हो सकता है। यह इफ़ेक्ट कई पीढ़ियों तक जारी रह सकता है, जिससे उस अंग की स्ट्रक्चर में बदलाव दिखाई देने लगता है। लेकिन यह प्रोसेस हमेशा सीधा और प्रेडिक्टेबल नहीं होता, क्योंकि इसके साथ नेचुरल सिलेक्शन भी काम कर रहा होता है। इसके साथ ही अक्लिमेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी महत्वपूर्ण है। जब कोई जीव नई परिस्थितियों में जाता है तो वह धीरे धीरे उन कंडीशंस के अनुसार एडजस्ट करता है। यह एडजस्टमेंट कई बार सिर्फ टेम्पररी होता है, लेकिन कुछ केसेस में यह स्थायी बदलाव की दिशा में भी जा सकता है। वेरिएशन को समझने में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आती है, कोरिलेशन ऑफ ग्रोथ। इसका मतलब यह है कि अगर शरीर के एक हिस्से में बदलाव होता है तो उसका असर दूसरे हिस्सों पर भी पड़ सकता है। यानी शरीर के अलग अलग पार्ट्स पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं होते, बल्कि वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसलिए जब सिलेक्शन किसी एक ट्रेट पर काम करता है तो उसके साथ साथ दूसरे ट्रेड्स भी बदल सकते हैं, भले ही उनका सीधा सिलेक्शन ना हो रहा हो। कई बार ऐसा भी होता है कि जो ट्रेड्स बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं वे ज़्यादा वेरिएबल होते हैं। यानी जिन हिस्सों में ज़्यादा बदलाव या डेवलपमेंट होता है उनमें वेरिएशन की संभावना भी ज़्यादा होती है। इसके विपरीत जो ट्रेड्स बेसिक या एसेंशियल होते हैं उनमें वेरिएशन कम दिखाई देता है, क्योंकि उनमें ज़्यादा बदलाव जीव के लिए नुकसानदायक हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण पैटर्न यह है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में वेरिएशन अक्सर एक जैसे तरीके से होता है। यानी अगर एक ग्रुप के अंदर कुछ ट्राइट्स में बदलाव दिखाई देता है तो उसी ग्रुप की दूसरी स्पीशीज में भी उसी तरह का वेरिएशन देखने को मिल सकता है।
यह दिखाता है कि वेरिएशन पूरी तरह रैंडम नहीं है, बल्कि उसमें कुछ कंसिस्टेंसी होती है। इस चैप्टर में एक और कॉन्सेप्ट सामने आता है, रिवर्शन। इसका मतलब यह है कि कभी-कभी कोई जीव अपने पुराने एंसेस्ट्रल ट्रेड्स की तरफ वापस जा सकता है। यानी जो ट्रेड्स कई पीढ़ियों से दिखाई नहीं दे रहे थे, वे अचानक फिर से सामने आ सकते हैं। यह दिखाता है कि इनहेरिटेंस सिर्फ वर्तमान थ्रेड्स तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें पुराने थ्रेड्स की जानकारी भी छिपी रहती है। वेरिएशन के नियमों को समझते समय यह भी ध्यान देना जरूरी है कि सभी बदलाव समान महत्व के नहीं होते। कुछ बदलाव बहुत छोटे होते हैं और उनका कोई खास असर नहीं होता, जबकि कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो जीव के सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन को सीधे प्रभावित करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन इन्हीं महत्वपूर्ण बदलावों पर ज़्यादा असर डालता है। इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य यह दिखाना है कि वेरिएशन कोई पूरी तरह बेतरतीब प्रक्रिया नहीं है। इसमें कई हिडन पैटर्न्स और नियम काम करते हैं, जो ये तय करते हैं कि बदलाव किस दिशा में और किस हद तक होगा। हालांकि ये नियम पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनके प्रभाव को ऑब्जर्व किया जा सकता है। जब ये समझ बन जाती है कि वेरिएशन किन किन फैक्टर से प्रभावित होता है और उसमें कौन कौन से पैटर्न्स दिखाई देते हैं, तो अगला लॉजिकल स्टेप ये होता है कि इस पूरी थ्योरी में जो डिफ़िकल्टीज और चैलेंजेस हैं, उन्हें समझा जाए। क्योंकि कोई भी आइडिया तब तक मजबूत नहीं होता जब तक उसके सामने आने वाली समस्याओं को समझा और एड्रेस ना किया जाए। चैप्टर 6, थ्योरी की कठिनाइयाँ। अब तक जो समझ बनती है वह यह है कि जीवों में वेरिएशन होता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस चलता है और नेचुरल सिलेक्शन के ज़रिए कुछ ट्रेड्स आगे बढ़ते हैं। ये पूरा फ्रेमवर्क देखने में काफ़ी लॉजिकल लगता है, लेकिन जब इसे गहराई से परखा जाता है तो कई सवाल और कठिनाइयाँ सामने आती हैं। किसी भी थ्योरी को सही तरीके से समझने के लिए उसकी कमजोरियों को देखना ज़रूरी होता है, और यही इस चैप्टर का उद्देश्य है। सबसे पहली कठिनाई ट्रांजिशंस को लेकर है। अगर स्पीशीज धीरे धीरे बदलती हैं, तो फिर उनके बीच इंटरमीडिएट फॉर्म्स बड़ी संख्या में क्यों नहीं दिखाई देते। यानी अगर एक सिंपल स्ट्रक्चर से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना है, तो उसके बीच के सभी स्टेजेस हमें साफ साफ क्यों नहीं मिलते। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना इंटरमीडिएट फॉर्म्स के ये समझना मुश्किल हो जाता है कि बदलाव स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ। इसका एक हिस्सा यह हो सकता है कि हमारे पास जो एविडेंस है वह इनकम्प्लीट है। फॉसिल रिकॉर्ड पूरी तरह कंटिन्यूस नहीं है। बहुत से ऐसे समय और जगह हैं जहाँ के रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद नहीं हैं। इसलिए यह संभव है कि इंटरमीडिएट फॉर्म्स एग्जिस्ट हों, लेकिन उनके प्रमाण आज हमारे पास न हो। फिर भी यह सवाल पूरी तरह ख़त्म नहीं होता और यह थ्योरी के सामने एक चैलेंज बना रहता है। दूसरी बड़ी कठिनाई कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स को लेकर है। कुछ अंग इतने जटिल होते हैं कि यह सोचना मुश्किल लगता है कि वे छोटे छोटे बदलावों से बने होंगे। उदाहरण के लिए आँख जैसे अंग की स्ट्रक्चर इतनी डिटेल्ड और प्रिसाइज होती है, तो यह सवाल उठता है कि क्या यह धीरे धीरे डेवलप हो सकता है। लेकिन अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो यह समझ में आता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को छोटे छोटे फंक्शनल स्टेप्स में बांटा जा सकता है, जहाँ हर स्टेप अपने आप में
उपयोगी होता है। तीसरी कठिनाई इंस्टिंक्ट्स को लेकर है। एनिमल्स के बिहेवियर में कई ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कुछ इंसेक्ट्स का बिहेवियर या बर्ड्स के नेस्टिंग पैटर्न्स। यह सवाल उठता है कि ऐसे इंस्टिंक्ट धीरे धीरे कैसे डेवलप हुए होंगे, क्योंकि बिहेवियर भी एक तरह का इनहेरिटेड ट्रेट है और इसे भी सिलेक्शन के जरिए एक्सप्लेन करना पड़ता है। इसके अलावा हाइब्रिडिज्म भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब अलग अलग स्पीसीज आपस में क्रॉस होती है तो कई बार उनके ऑफस्प्रिंग फर्टाइल नहीं होते। यह बात ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज को सपोर्ट करती है, लेकिन साथ ही यह सवाल भी उठाती है कि अगर स्पीशीज एक दूसरे से निकली हैं तो फिर यह स्टेरिलिटी क्यों होती है। इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया जा सकता है कि जैसे जैसे स्पीशीज अलग होती जाती हैं, उनके बीच डिफरेंसेस इतने बढ़ जाते हैं कि उनका कॉम्बिनेशन स्टेबल नहीं रह पाता। एक और बड़ी कठिनाई जियोलॉजिकल रिकॉर्ड से जुड़ी है। अगर एवोल्यूशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है तो फिर हमें हर समय के क्लियर एविडेंस क्यों नहीं मिलते। कई बार स्पीशीज अचानक फॉसिल रिकॉर्ड में दिखाई देती हैं बिना किसी साफ ट्रांजिशनल स्टेज के। ये गैप थियरी को समझने में मुश्किल पैदा करता है, लेकिन इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि फॉसिल बनने की प्रोसेस खुद बहुत रार है और हर जीव फॉसिल के रूप में प्रेजर नहीं होता। इसके अलावा यह भी सवाल उठता है कि क्या हर स्ट्रक्चर परफेक्ट होता है। अगर नेचुरल सिलेक्शन सबसे बेहतर ट्रेड्स को चुनता है तो फिर हमें इम्परफेक्ट स्ट्रक्चर्स क्यों दिखाई देते हैं। इसका जवाब यह हो सकता है कि नेचुरल सिलेक्शन परफेक्शन के लिए नहीं, बल्कि सफिशिएंट एडवांटेज के लिए काम करता है। यानी जो ट्रेड उस समय के एनवायरनमेंट में काम कर रहा है वही आगे बढ़ता है, भले ही वह पूरी तरह परफेक्ट ना हो। इन सभी डिफ़िकल्टीज को देखने के बाद यह साफ होता है कि यह थ्योरी सीधी और आसान नहीं है। इसमें कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो तुरंत क्लियर नहीं होते, लेकिन यह भी सच है कि इन कठिनाइयों के बावजूद ओवरऑल फ्रेमवर्क कई ऑब्जर्वेशंस को समझाने में सक्षम है। इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य यह नहीं है कि थ्योरी को कमज़ोर साबित किया जाए, बल्कि यह दिखाना है कि इसे समझने के लिए गहराई से सोचना ज़रूरी है। जब इन डिफ़िकल्टीज को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हैं तो अगला स्टेप यह होता है कि इंस्टिंक्ट्स जैसे कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को डिटेल में समझा जाए, क्योंकि अगर बिहेवियर को भी उसी फ्रेमवर्क में एक्सप्लेन किया जा सके तो यह थ्योरी और मजबूत हो जाती है। चैप्टर 7, इंस्टिंक्ट को समझना, व्यवहार कैसे विकसित होता है। अब तक चर्चा मुख्य रूप से शरीर की बनावट और उसमें होने वाले बदलावों पर थी, लेकिन जीवों का व्यवहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई बार यह देखा जाता है कि एनिमल्स ऐसे काम करते हैं जो उन्होंने सीखे नहीं होते, फिर भी वे उन्हें सही तरीके से करते हैं। इसी तरह के बिहेवियर को इंस्टिंक्ट कहा जाता है। यह समझना ज़रूरी है कि अगर शरीर में बदलाव धीरे धीरे हो सकते हैं तो क्या बिहेवियर भी उसी तरह बदल सकता है। इंस्टिंक्ट को समझने के लिए सबसे पहले यह देखना होता है कि यह हैबिट से कैसे अलग है। हैबिट वह है जो किसी जीव ने अपने अनुभव से सीखी है, जबकि इंस्टिंक्ट वह है जो उसे जन्म से ही आता है। लेकिन जब इन दोनों को ध्यान से देखा जाता है तो यह फ़र्क हमेशा पूरी तरह साफ नहीं रहता। कई बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो शुरू में सिंपल होते हैं और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स बनते जाते हैं।
जिससे ये समझ आता है कि बिहेवियर भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस का परिणाम हो सकता है। प्रकृति में इंस्टिंक्ट के कई लेवल्स देखने को मिलते हैं। कुछ बहुत सिंपल होते हैं, जैसे बेसिक सर्वाइवल रिएक्शंस, और कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कुछ इंसेक्ट्स का स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर। उदाहरण के लिए, कुछ कीड़े अपने बच्चों के लिए ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करते हैं जो उनके सरवाइव करने के लिए बिल्कुल सही होता है, जबकि उन्होंने यह कभी सीखा नहीं होता। यह बिहेवियर इतना ऑर्गेनाइज्ड होता है कि यह सवाल उठता है कि यह कैसे डेवलप हुआ होगा। इसको समझने के लिए यह देखना ज़रूरी है कि इंस्टिंक्ट भी वेरिएशन के अधीन होता है, यानी एक ही स्पीशीज़ के अलग अलग इंडिविजुअल्स में बिहेवियर में भी थोड़ा फ़र्क हो सकता है। यह फ़र्क बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन अगर वह किसी तरह से यूज़फुल है तो उसके आगे बढ़ने की संभावना होती है। इसी तरह धीरे धीरे बिहेवियर में भी बदलाव अकुमुलेट हो सकते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इंस्टिंक्ट कोई एक बार में पूरी तरह विकसित नहीं होता। यह छोटे छोटे स्टेप्स में बदलता है, जहाँ हर स्टेप अपने आप में यूज़फुल होता है। अगर किसी बिहेवियर का कोई हिस्सा भी जीव के सर्वाइवल में मदद करता है, तो उसके आगे बढ़ने की संभावना होती है। इस तरह सिंपल बिहेवियर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स बन सकता है। कुछ केसेस में इंस्टिंक्ट इतना स्पेशलाइज होता है कि वह दूसरे जीवों पर निर्भर हो जाता है। उदाहरण के लिए, कुछ बर्ड्स अपने अंडे दूसरे बर्ड्स के घोंसले में रखते हैं। यह बिहेवियर बहुत स्पेसिफिक है और बिना सीखे सही तरीके से किया जाता है। ऐसे एग्जाम्पल्स यह दिखाते हैं कि इंस्टिंक्ट में भी काफ़ी वेरिएशन और स्पेशलाइजेशन हो सकता है। इसी तरह कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो सोशल ग्रुप्स में रहते हैं और उनके बिहेवियर में डिवीजन ऑफ रोल्स दिखाई देता है। कुछ मेंबर्स सिर्फ रिप्रोडक्शन करते हैं, जबकि बाकी मेंबर्स कॉलोनी के लिए काम करते हैं। यह बिहेवियर इतना ऑर्गेनाइज्ड होता है कि यह समझना ज़रूरी हो जाता है कि यह कैसे इवॉल्व हुआ होगा। इस तरह के केसेस को समझने के लिए यह माना जाता है कि बिहेवियर में भी सिलेक्शन काम करता है। जो बिहेवियर किसी ग्रुप या इंडिविजुअल के लिए फ़ायदेमंद होता है, वह आगे बढ़ता है। धीरे धीरे वह बिहेवियर स्टेबल हो जाता है और इंस्टिंक्ट के रूप में दिखाई देने लगता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इंस्टिंक्ट हमेशा परफेक्ट नहीं होता। कई बार बिहेवियर में गलतियाँ भी होती है या वह कुछ परिस्थितियों में ठीक से काम नहीं करता। ये दिखाता है दैट इंस्टिंक्ट भी एक इवॉल्विंग प्रोसेस है जो पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, बल्कि अभी भी चेंज हो सकता है। इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य यह दिखाना है कि बिहेवियर भी उसी तरह के नियमों के तहत बदल सकता है जैसे शरीर की बनावट बदलती है। यानी वेरिएशन, इनहेरिटेंस और सिलेक्शन का असर सिर्फ फिजिकल ट्रेड्स पर ही नहीं, बल्कि बिहेवियर पर भी पड़ता है। जब यह समझ बन जाती है कि इंस्टिंक्ट भी धीरे धीरे डेवलप हो सकता है, तो यह थियरी और मजबूत हो जाती है, क्योंकि अब यह सिर्फ शरीर ही नहीं, बल्कि बिहेवियर को भी एक्सप्लेन कर सकती है। इसके बाद अगला स्टेप यह समझना होता है कि जब अलग अलग स्पीशीज आपस में क्रॉस होती है, तो उनके बीच क्या होता है और इससे स्पीशीज की बाउंड्री को कैसे समझा जा सकता है। यही बात अगले चैप्टर में देखी जाएगी। चैप्टर 8, हाइब्रिडिज्म, समझना स्पीशीज के बीच संबंध। अब तक यह समझ बन चुकी है
कि जीवों में बदलाव हो सकता है और यह बदलाव धीरे धीरे समय के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल अभी भी बाकी है। अगर अलग अलग स्पीशीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो जब वे आपस में क्रॉस होती हैं तो उनके बीच क्या होता है? इसी सवाल को समझने के लिए हाइब्रिडिज्म का कॉन्सेप्ट सामने आता है। जब दो अलग अलग स्पीशीज आपस में रिप्रोड्यूस करती हैं तो उनके ऑफस्प्रिंग को हाइब्रिड कहा जाता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात दिखाई देती है। कई बार ये हाइब्रिड्स पूरी तरह हेल्दी होते हैं, लेकिन वे आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, यानी वे स्टेरल होते हैं। यह बात लंबे समय तक इस आइडिया के सपोर्ट में इस्तेमाल की गई कि स्पीशीज पूरी तरह अलग और इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन जब इस बात को गहराई से देखा जाता है तो यह समझ में आता है कि स्टेरिलिटी कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। सभी हाइब्रिड्स स्टेरल नहीं होते। कुछ केसेस में वे फर्टाइल भी होते हैं और आगे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह कुछ वैरायटीज जो टेक्निकली एक ही स्पीशीज का हिस्सा मानी जाती हैं, उनके बीच भी कभी कभी रिप्रोडक्शन में दिक्कत आ सकती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि फर्टिलिटी और स्टेरिलिटी का मामला इतना सीधा नहीं है। इससे एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है। स्पीशीज के बीच जो बाउंड्री हम मानते हैं वो हमेशा पूरी तरह क्लियर नहीं होती। कई बार यह बाउंड्री ग्रेजुअल होती है, जहां एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के बीच एक स्मूथ ट्रांजिशन होता है। इस वजह से ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ एक स्पीशीज खत्म होती है और दूसरी शुरू होती है। हाइब्रिडिज्म को समझने में एक और पॉइंट महत्वपूर्ण है। स्टेरिलिटी का कारण क्या है? पहले ये माना जाता था कि स्टेरिलिटी एक खास फीचर है जो स्पीशीज को अलग रखने के लिए होता है। लेकिन जब इसे ध्यान से देखा जाता है तो यह समझ में आता है कि स्टेरिलिटी शायद एक साइड इफेक्ट है जो तब आता है जब दो ऑर्गेनिजम्स के बीच डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब दो स्पीशीज काफ़ी अलग हो जाती हैं तो उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बीच कंपैटिबिलिटी कम हो जाती है। इसका असर यह होता है कि उनके ऑफस्प्रिंग ठीक से डेवलप नहीं कर पाते, या अगर डेवलप हो भी जाएं तो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। ये कोई प्लान मैकेनिज्म नहीं लगता, बल्कि डिफरेंसेस के बढ़ने का नेचुरल रिजल्ट होता है। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि एनवायरनमेंट का असर भी फर्टिलिटी पर पड़ सकता है। कुछ जीव जब नई परिस्थितियों में होते हैं तो उनके रिप्रोडक्शन में समस्या आ सकती है। इसी तरह डोमेस्टिकेशन में भी कभी कभी रिप्रोडक्शन प्रभावित होता है। इससे यह समझ में आता है कि फर्टिलिटी सिर्फ जेनेटिक डिफरेंस का ही परिणाम नहीं है, बल्कि एक्सटर्नल कंडीशंस का भी इसमें रोल हो सकता है। हाइब्रिडिज्म का एक और इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि हाइब्रिड्स और नॉर्मल ऑफस्प्रिंग के बीच हमेशा एक साफ अंतर नहीं होता। कई बार हाइब्रिड्स काफ़ी नॉर्मल दिखाई देते हैं और कई ट्रेड्स में स्टेबल भी होते हैं। इससे यह बात और मजबूत होती है कि स्पीशीज़ के बीच का फ़र्क एकदम क्लियर कट नहीं है। यह चैप्टर एक महत्वपूर्ण पॉइंट को हाईलाइट करता है। स्पीशीज़ को पूरी तरह अलग और फिक्स्ड मानना आसान है, लेकिन रियलिटी में यह बाउंड्री फ्लेक्सिबल और ग्रेजुअल हो सकती है। वेरिएशन और सिलेक्शन के कारण धीरे धीरे डिफरेंसेस बढ़ते हैं और एक पॉइंट पर वे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि रिप्रोडक्शन मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह एक प्रोसेस है, कोई अचानक होने वाली चीज़ नहीं। इस समझ से यह भी क्लियर होता है कि स्पीशीज के बीच जो सेपरेशन है वह एकदम से नहीं बना, बल्कि समय के साथ डेवलप हुआ है।
हाइब्रिडिज्म इस प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट क्लू देता है, क्योंकि यह दिखाता है कि अलग-अलग फॉर्म्स के बीच अभी भी कुछ कनेक्शन मौजूद हो सकता है। इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य ये दिखाना है कि फर्टिलिटी और स्टेरिलिटी के आधार पर स्पीसीज को डिफाइन करना पूरी तरह रिलायबल नहीं है। यह एक यूज़फुल इंडिकेटर हो सकता है, लेकिन यह फाइनल रूल नहीं है। इससे यह भी समझ में आता है कि जीवों के बीच संबंध को समझने के लिए हमें एक ब्रॉडर दृष्टिकोण अपनाना होगा। जब यह समझ बन जाती है, तो अगला सवाल यह होता है कि अगर यह पूरी प्रोसेस इतनी ग्रेजुअल है, तो हमें इसका क्लियर एविडेंस जियोलॉजिकल रिकॉर्ड में क्यों नहीं मिलता। यही बात अगले चैप्टर में डिटेल में समझाई जाएगी। चैप्टर 9, जियोलॉजिकल रिकॉर्ड की कमी, एविडेंस पूरा क्यों नहीं है। अब तक जो समझ बनी है उसके अनुसार जीवों में बदलाव धीरे धीरे होता है और लंबे समय में नई फॉर्म्स बनती है। लेकिन यहाँ एक बहुत सीधा सवाल सामने आता है, अगर यह पूरी प्रक्रिया इतनी ग्रेजुअल है, तो हमें इसका साफ और लगातार एविडेंस क्यों नहीं मिलता, खासकर फॉसिल्स के रूप में, जहाँ हर स्टेप का रिकॉर्ड होना चाहिए। इसी सवाल को समझने के लिए जियोलॉजिकल रिकॉर्ड की लिमिटेशंस को देखना जरूरी है। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि फॉसिल बनना एक बहुत ही रार प्रोसेस है। हर जीव जो मरता है वो फॉसिल नहीं बनता। फॉसिल बनने के लिए खास कंडीशन चाहिए, जैसे सही तरह की मिट्टी, दबाव और समय। अगर ये कंडीशंस नहीं मिलती, तो जीव के अवशेष पूरी तरह ख़त्म हो जाते हैं और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं बचता। इसका मतलब यह है कि जो फॉसिल्स आज हमारे पास हैं, वे सिर्फ एक छोटा हिस्सा है उस पूरी हिस्ट्री का। इसके अलावा पृथ्वी की सतह खुद लगातार बदलती रहती है। इरोजन, वॉल्केनिक एक्टिविटी और टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण पुराने लेयर्स नष्ट हो जाते हैं या बदल जाते हैं। इससे बहुत से फॉसिल्स जो कभी मौजूद थे, वे अब दिखाई नहीं देते। इस वजह से जियोलॉजिकल रिकॉर्ड नेचुरली इनकम्प्लीट हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फॉसिल्स हमें मिलते हैं, वे भी पूरी तरह कंटिन्यूअस सीक्वेंस में नहीं होते। कई बार अलग अलग समय के बीच बड़े गैप्स होते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे पास कुछ पीरियड्स के अच्छे रिकॉर्ड्स हैं और कुछ पीरियड्स के बहुत कम या लगभग नहीं के बराबर रिकॉर्ड्स हैं। यही कारण है कि कई स्पीसीज अचानक फॉसिल रिकॉर्ड में दिखाई देती है, बिना किसी साफ ट्रांजिशनल स्टेज के। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रांजिशन हुआ ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे पास उसका पूरा एविडेंस नहीं है। अगर फॉसिल बनने की प्रोसेस रेयर है और रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है, तो यह उम्मीद करना कि हमें हर स्टेप का साफ एविडेंस मिलेगा प्रैक्टिकल नहीं है। यह भी देखा गया है कि कुछ रीजन्स में फॉसिल रिकॉर्ड ज़्यादा डिटेल्ड होता है, जबकि कुछ जगहों पर बहुत कम जानकारी मिलती है। इसका कारण यह है कि हर जगह जियोलॉजिकल कंडीशंस अलग होती है। कुछ जगहों पर प्रिजर्वेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और कुछ जगहों पर बहुत कम। इसके अलावा समय का स्केल भी बहुत बड़ा है। एवोल्यूशन लाखों और करोड़ों सालों में होता है, जबकि हमारे पास जो फॉसिल्स हैं, वे उस लंबे समय के बहुत छोटे छोटे स्नैपशॉट्स की तरह हैं। जब इतने बड़े समय को इतने छोटे हिस्सों में देखा जाता है, तो गैप्स होना स्वाभाविक है।
एक और पॉइंट यह है कि इंटरमीडिएट फॉर्म्स हमेशा बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं होते। कई बार बदलाव बहुत छोटे स्टेप्स में होता है और वे फॉर्म्स लंबे समय तक टिकते नहीं हैं। अगर कोई इंटरमीडिएट फॉर्म बहुत कम समय के लिए मौजूद था, तो उसके फॉसिल बनने की संभावना और भी कम हो जाती है। इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य यह दिखाना है कि जियोलॉजिकल रिकॉर्ड का इनकम्प्लीट होना इस थ्योरी के खिलाफ कोई मजबूत आर्ग्यूमेंट नहीं है, बल्कि यह खुद एक एक्सपेक्टेड चीज़ है, क्योंकि फॉसिल बनने और प्रिजर्व होने की कंडीशंस बहुत लिमिटेड होती है। जब इस लिमिटेशन को ध्यान में रखा जाता है, तो फॉसिल रिकॉर्ड का जो हिस्सा हमारे पास है वह भी काफ़ी वैल्यूएबल हो जाता है। वो हमें कुछ इम्पोर्टेंट पैटर्न्स दिखाता है, जैसे स्पीसीज़ का धीरे धीरे आना और जाना, और कुछ ग्रुप्स का एक दूसरे से रिलेटेड होना। ये समझना ज़रूरी है कि साइंस में एविडेंस हमेशा परफेक्ट नहीं होता। कई बार हमें इनकम्प्लीट डेटा के आधार पर पैटर्न्स को समझना होता है। अगर अलग-अलग सोर्सेस से मिलने वाले क्लूज एक ही दिशा में इशारा करते हैं, तो वह समझ मजबूत होती जाती है। इस चैप्टर के बाद ये साफ हो जाता है कि फॉसिल रिकॉर्ड की कमी के बावजूद ओवरऑल पिक्चर को समझा जा सकता है। अब अगला स्टेप यह है कि जो फॉसिल्स हमारे पास हैं, उनके आधार पर यह देखा जाए कि समय के साथ स्पेसीज कैसे बदलती हैं और उनका क्रम क्या होता है। यही बात अगले चैप्टर में डिटेल में समझाई जाएगी। चैप्टर 10, समय के साथ जीवों का क्रम, जियोलॉजिकल सक्सेशन। अब तक यह समझ बन चुकी है कि फॉसिल रिकॉर्ड पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, लेकिन जो भी एविडेंस उपलब्ध है वह हमें कुछ महत्वपूर्ण पैटर्न्स दिखाता है। इन्हीं पैटर्न्स को समझने के लिए यह देखना ज़रूरी है कि समय के साथ अलग-अलग स्पीसीज़ किस क्रम में दिखाई देती है और कैसे बदलती है। इसे ही जियोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है। जब फॉसिल्स को अलग-अलग लेयर्स में देखा जाता है, तो यह साफ दिखाई देता है कि सभी स्पीशीज एक साथ मौजूद नहीं थी। अलग-अलग समय पर अलग-अलग प्रकार के जीव दिखाई देते हैं। कुछ स्पीशीज एक समय पर आती हैं, कुछ समय तक रहती हैं और फिर धीरे-धीरे गायब हो जाती हैं। यह प्रोसेस एक रैंडम घटना नहीं लगती, बल्कि एक क्रम में चलती हुई दिखाई देती है। एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन यह है कि जो स्पीशीज एक बार ख़त्म हो जाती हैं, वे फिर से उसी रूप में वापस नहीं आती। यानी एक्सटिंक्शन एक परमानेंट घटना होती है। यह बात इस आइडिया को सपोर्ट करती है कि जीवों का बदलाव एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, न कि बार बार वही चीज़ दोहराई जाती है। इसके साथ ही ये भी देखा जाता है कि जो स्पीसीज एक ही समय के आसपास एग्जिस्ट करती हैं, उनमें कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं। यानी एक ही पीरियड में रहने वाले जीवों के बीच एक प्रकार का संबंध दिखाई देता है। यह संकेत देता है कि वे एक दूसरे से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हो सकते हैं, या उनका ओरिजिन किसी कॉमन सोर्स से हो सकता है। जब अलग-अलग समय के फॉसिल्स को कंपेयर किया जाता है, तो ये भी दिखाई देता है कि पुराने फॉर्म्स और नए फॉर्म्स के बीच कुछ सिमिलैरिटीज़ बनी रहती हैं, लेकिन डिफरेंसेस भी बढ़ते जाते हैं। यानी पूरी तरह से अलग-अलग नई फॉर्म्स अचानक नहीं आती, बल्कि पहले से मौजूद फॉर्म्स में धीरे-धीरे बदलाव होता है। इससे ये समझ में आता है कि एवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जहाँ हर नया फॉर्म पूरी तरह से नया नहीं होता, बल्कि पुराने फॉर्म से जुड़ा हुआ होता है। यह कंटिन्यूटी
जियोलॉजिकल रिकॉर्ड में एक महत्वपूर्ण पैटर्न के रूप में दिखाई देती है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अलग-अलग रीजन्स में भी कुछ सिमिलर पैटर्न्स दिखाई देते हैं। यानी दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में भी स्पीशीज़ का क्रम कुछ हद तक एक जैसा दिखाई देता है। इससे यह संकेत मिलता है कि यह प्रोसेस केवल किसी एक जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्लैनेट पर काम कर रहा है। इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि कुछ ग्रुप्स की स्पीशीज़ एक साथ बदलती हुई दिखाई देती है। यानी जब एनवायरनमेंट में कोई बड़ा बदलाव आता है, तो उसका असर कई स्पीशीज़ पर एक साथ पड़ता है। इससे यह समझ में आता है कि एवोल्यूशन सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, बल्कि बड़े स्केल पर भी काम करता है। इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि स्पीशीज़ का क्रम किसी रैंडम सीक्वेंस का रिजल्ट नहीं है। इसमें एक पैटर्न और कंटिन्यूटी दिखाई देती है। यह पैटर्न इस आइडिया को सपोर्ट करता है कि स्पीशीज़ धीरे धीरे बदलती हैं और एक दूसरे से जुड़ी होती है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि एवोल्यूशन का रेट हर जगह एक जैसा नहीं होता। कुछ स्पीशीज़ में बदलाव जल्दी दिखाई देता है, जबकि कुछ में बहुत धीमी गति से होता है। इसका कारण यह हो सकता है कि अलग-अलग एनवायरनमेंट्स और परिस्थितियाँ अलग-अलग प्रेशर डालती हैं, जिससे बदलाव की गति प्रभावित होती है। इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य यह दिखाना है कि फॉसिल रिकॉर्ड भले ही इनकम्प्लीट हो, लेकिन उसमें जो पैटर्न दिखाई देता है वह एक कंसिस्टेंट कहानी बताता है। जीवों का क्रम समय के साथ बदलता है और यह बदलाव एक दिशा में होता है। जब यह समझ क्लियर हो जाती है, तो अगला सवाल यह होता है कि अलग-अलग रीजन्स में स्पीशीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों अलग होता है और यह डिस्ट्रीब्यूशन इस थ्योरी को कैसे सपोर्ट करता है। यही बात अगले चैप्टर में डिटेल में समझाई जाएगी। चैप्टर 11 जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जीवों का फैलाव कैसे होता है। अब तक यह समझ बन चुकी है कि जीव समय के साथ बदलते हैं और उनका एक क्रम होता है जो फॉसिल रिकॉर्ड में आंशिक रूप से दिखाई देता है। अब एक नया सवाल सामने आता है, दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग प्रकार के जीव क्यों पाए जाते हैं और यह डिस्ट्रीब्यूशन किसी नियम के अनुसार है या नहीं। इस सवाल को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह सीधे इस बात से जुड़ा है कि स्पीशीज़ कैसे बनी और कैसे फैली। अगर सिर्फ बाहरी परिस्थितियों जैसे क्लाइमेट या टेम्परेचर को देखा जाए, तो ऐसा लग सकता है कि जहाँ कंडीशंस सिमिलर होंगी, वहाँ सिमिलर स्पीशीज़ मिलनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता में ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार दो जगहों का एनवायरनमेंट काफ़ी हटता है, फिर भी वहाँ के जीव पूरी तरह अलग होते हैं। इसके विपरीत कुछ जगहों पर कंडीशंस अलग होने के बावजूद वहाँ के जीवों में सिमिलरिटी दिखाई देती है। इससे यह समझ में आता है कि सिर्फ एनवायरनमेंट ही डिस्ट्रीब्यूशन को तय नहीं करता, इसके पीछे हिस्ट्री और ओरिजिन का भी बड़ा रोल होता है। यानी किसी रीजन में कौन से जीव पाए जाते हैं, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि वे वहाँ तक पहुँचे कैसे। इस चैप्टर में एक महत्वपूर्ण आइडिया सामने आता है, बैरियर्स का। माउंटेन्स, ओशंस और डेजर्ट्स जैसे नेचुरल बैरियर्स जीवों के फैलाव को सीमित करते हैं। अगर कोई स्पीशीज़ किसी बैरियर को पार नहीं कर पाती, तो वह उस रीजन तक नहीं पहुंच पाती। इसी वजह से अलग-अलग
कॉन्टिनेंट्स पर अलग-अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, लेकिन यह भी सच है कि पूरी तरह आइसोलेशन कभी नहीं होता। कुछ केसेस में जीव किसी न किसी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। यह प्रोसेस स्लो होता है, लेकिन लंबे समय में इसका असर दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, हवा, पानी या दूसरे जीवों के माध्यम से सीड्स या छोटे ऑर्गेनिजम्स दूर दूर तक फैल सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन यह है कि किसी आइलैंड पर पाए जाने वाले जीव अक्सर नियरेस्ट मेनलैंड के जीवों से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन पूरी तरह आइडेंटिकल नहीं होते। यानी उनमें सिमिलैरिटी भी होती है और डिफरेंस भी। यह दिखाता है कि वे किसी कॉमन सोर्स से आए हैं, लेकिन अलग एनवायरनमेंट में रहते हुए उनमें बदलाव आ गया है। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इस आइडिया को सपोर्ट करता है कि स्पीसीज अपने एनवायरनमेंट के अनुसार बदल सकती हैं। अगर कोई स्पीशीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है और वहाँ की कंडीशंस अलग होती है, तो समय के साथ उसमें बदलाव आ सकता है। स्पीशीज का फैलाव हमेशा सीधा और आसान नहीं होता। कई बार क्लाइमेट चेंज या जियोलॉजिकल चेंजेस जैसे लैंड का ऊपर नीचे होना इस प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। इससे कुछ रास्ते खुल जाते हैं और कुछ बंद हो जाते हैं, जिससे जीवों का मूवमेंट बदल जाता है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को समझते समय यह भी ध्यान देना जरूरी है कि यह एक स्टैटिक पिक्चर नहीं है। यानी आज जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देता है वह हमेशा ऐसा नहीं था। समय के साथ ये बदलता रहा है और आगे भी बदल सकता है। जीवों का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ वर्तमान कंडीशंस का रिजल्ट नहीं है, बल्कि यह उनके पास्ट हिस्ट्री का भी परिणाम है। चैप्टर 12, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब तक यह समझ बन चुकी है कि जीवों का फैलाव केवल वर्तमान एनवायरनमेंट पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उनके पास्ट मूवमेंट और आइसोलेशन पर भी निर्भर करता है। इस बात को और स्पष्ट तरीके से समझने के लिए आइलैंड्स यानी द्वीपों का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आइलैंड्स एक तरह से नेचुरल एक्सपेरिमेंट की तरह होते हैं, जहां अलगाव, आइसोलेशन बहुत स्पष्ट होता है। जब आइलैंड्स पर पाए जाने वाले जीवों को देखा जाता है, तो एक खास पैटर्न सामने आता है। वहाँ के जीव अक्सर मेनलैंड के जीवों से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन पूरी तरह सेम नहीं होते। इसका मतलब यह है कि वे किसी समय मेनलैंड से वहां पहुंचे होंगे, लेकिन आइलैंड पर अलग परिस्थितियों में रहते हुए उनमें बदलाव आ गया। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आइलैंड्स पर अक्सर कुछ प्रकार के जीवों की कमी होती है। उदाहरण के लिए, बड़े लैंड मैमल्स बहुत कम या बिल्कुल नहीं मिलते, जबकि बर्ड्स या छोटे ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा मिलते हैं। इसका कारण यह है कि बड़े जानवरों के लिए समुद्र पार करना बहुत मुश्किल होता है, जबकि बर्ड्स या छोटे जीव किसी न किसी तरीके से वहां पहुंच सकते हैं। इससे यह समझ में आता है कि किसी जगह पर कौन से जीव पाए जाएंगे, यह सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वहाँ कौन सरवाइव कर सकता है, बल्कि इस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ कौन पहुँच सकता है। यानी प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों ही डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में इम्पोर्टेंट है। आइलैंड्स पर रहने वाले जीवों में एक और ख़ास बात दिखाई देती है। उनमें अक्सर कुछ थ्रेड्स बहुत ज़्यादा विकसित हो जाते हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि वहाँ कंपटीशन कम होता है या प्रेडेटर्स की कमी होती है। ऐसी स्थिति में कुछ ट्रेड्स
बिना ज़्यादा प्रेशर के आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आइलैंड स्पीशीज़ में वेरिएशन कई बार ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि पॉपुलेशन छोटी होती है और आइसोलेशन ज़्यादा होता है, इसलिए चेंजेस जल्दी नोटिसेबल हो सकते हैं। यह दिखाता है कि जब कोई ग्रुप अलग हो जाता है, तो उसमें बदलाव की दिशा अलग हो सकती है। आइलैंड स्पीशीज़ में कुछ ट्रेड्स कमज़ोर भी हो जाते हैं, खासकर वे ट्रेड्स जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं रह जाते। उदाहरण के लिए, कुछ बर्ड्स आइलैंड्स पर उड़ने की क्षमता खो देते हैं, क्योंकि वहाँ प्रेडेटर्स नहीं होते। यह दिखाता है कि नेचुरल सिलेक्शन सिर्फ ट्रेड्स को बढ़ाता ही नहीं, बल्कि कुछ ट्रेड्स को कम भी कर सकता है, अगर उनकी ज़रूरत नहीं हो। आइलैंड्स पर पाए जाने वाले जीव पूरी तरह नए नहीं होते, बल्कि उनका संबंध मेनलैंड स्पीशीज से जुड़ा होता है। लेकिन समय के साथ उनमें इतना बदलाव आ सकता है कि वे अलग पहचान बना लेते हैं। यह प्रोसेस एक क्लियर एग्जाम्पल देता है कि कैसे आइसोलेशन और एनवायरनमेंट मिलकर नई फॉर्म्स को जन्म दे सकते हैं। इसके अलावा आइलैंड्स यह भी दिखाते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन एक डायनामिक प्रोसेस है, यानी स्पीशीज कहीं से आती हैं, कुछ सरवाइव करती है, कुछ नहीं कर पाती, और जो सरवाइव करती है वे समय के साथ बदलती रहती है। स्पीशीज का ओरिजिन और उनका डिस्ट्रीब्यूशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कोई स्पीशीज किसी जगह पर पाई जाती है, तो उसके पीछे एक हिस्ट्री होती है। वह वहाँ कैसे पहुँची और वहाँ पहुँचने के बाद उसमें क्या बदलाव हुआ। नेचर में डाइवर्सिटी सिर्फ अलग अलग क्रिएशन का रिजल्ट नहीं है, बल्कि मूवमेंट, आइसोलेशन और ग्रेजुअल चेंज का परिणाम है। चैप्टर 13, क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, जीवों के बीच संबंध। जीवों में बदलाव होता है, वे समय के साथ बदलते हैं, और अलग-अलग जगहों पर उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी एक पैटर्न के अनुसार होता है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, इन सभी जीवों को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, और उनके बीच जो सिमिलैरिटीज़ दिखाई देती हैं, उनका असली मतलब क्या है। जब साइंटिस्ट जीवों को क्लासिफाई करते हैं, तो वे उन्हें ग्रुप्स में रखते हैं, जैसे स्पीशीज़, जीनस, फैमिली आदि। यह ग्रुपिंग सिर्फ नाम देने के लिए नहीं होती, बल्कि यह इस बात को दिखाने की कोशिश होती है कि कौन से जीव एक दूसरे से कितने क्लोजली रिलेटेड है। जब इस क्लासिफिकेशन को ध्यान से देखा जाता है, तो यह साफ दिखाई देता है कि यह एक हायरार्की की तरह है, जहाँ छोटे ग्रुप्स बड़े ग्रुप्स के अंदर आते हैं। यह स्ट्रक्चर किसी रैंडम अरेंजमेंट जैसा नहीं लगता, बल्कि इसमें एक ऑर्डर दिखाई देता है। यह ऑर्डर इस बात की ओर इशारा करता है कि अलग-अलग जीवों के बीच कोई रिलेशनशिप है जो उन्हें इस तरह से जोड़ता है। अगर हर स्पीशीज पूरी तरह अलग होती, तो ऐसा स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन बनना मुश्किल होता। इसके साथ ही मॉर्फोलॉजी, यानी शरीर की बनावट, एक और महत्वपूर्ण क्लू देती है। कई बार अलग-अलग जीवों के बॉडी पार्ट्स एक जैसे पैटर्न फॉलो करते हैं, भले ही उनका उपयोग अलग-अलग हो। उदाहरण के लिए, अलग-अलग एनिमल्स के लिम्स की बेसिक स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी होती है, चाहे वे चलने के लिए हों, उड़ने के लिए हों, या तैरने के लिए। ये सिमिलैरिटी यह दिखाती है कि इनका ओरिजिन कहीं न कहीं कॉमन हो सकता है। एम्ब्रियोलॉजी भी इस समझ को और गहरा बनाता है। जब अलग-अलग स्पीशीज़ के एम्ब्रियोज़ को देखा जाता है, तो शुरुआती स्टेजेस में वे काफ़ी मिलते-जुलते दिखाई देते हैं। जैसे-जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ता है,
डिफरेंसेस स्पष्ट होने लगते हैं। यह पैटर्न यह संकेत देता है कि अलग-अलग स्पीशीज का शुरुआती डेवलपमेंट किसी कॉमन प्लान को फॉलो करता है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है कि सिमिलैरिटी सिर्फ बाहरी रूप तक सीमित नहीं है, बल्कि डेवलपमेंट के स्तर पर भी मौजूद है। इससे यह समझ मजबूत होती है कि जीवों के बीच एक गहरा कनेक्शन है जो उनकी ओरिजिन तक जाता है। इसके अलावा रूडिमेंट्री ऑर्गन्स भी एक इंटरेस्टिंग एविडेंस देते हैं। ये ऐसे पार्ट्स होते हैं जो पूरी तरह डेवलप नहीं होते या जिनका कोई क्लियर फंक्शन नहीं होता, लेकिन वे शरीर में मौजूद रहते हैं। यह सवाल उठता है कि अगर उनका कोई उपयोग नहीं है तो वे क्यों मौजूद हैं। इसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि ये पार्ट्स किसी समय यूज़फुल थे, लेकिन अब उनकी ज़रूरत कम हो गई है। यानी ये पुराने ट्रेट्स के रेमिनेंट्स हो सकते हैं जो अभी भी शरीर में मौजूद है। यह भी इस बात की ओर इशारा करता है कि जीवों में बदलाव धीरे धीरे होता है और पुराने ट्रेट्स पूरी तरह तुरंत गायब नहीं होते। क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और रूडिमेंट्री ऑर्गन्स, ये सभी मिलकर एक ही दिशा में संकेत करते हैं। ये दिखाते हैं कि जीवों के बीच जो सिमिलैरिटीज़ हैं वह सिर्फ सुपरफिशियल नहीं है, बल्कि उनके पीछे एक डीपर कनेक्शन है। यह कनेक्शन किसी स्टैटिक सिस्टम का हिस्सा नहीं लगता, बल्कि एक इवॉल्विंग प्रोसेस का रिजल्ट लगता है। यानी अलग-अलग स्पीशीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और समय के साथ उनमें बदलाव आया है जिससे वे अलग दिखाई देती है। जीवों के बीच जो रिलेशनशिप्स हैं वे किसी रैंडम सिमिलैरिटी का परिणाम नहीं है। वे एक पैटर्न फॉलो करते हैं जो इस आइडिया को सपोर्ट करता है कि सभी जीव किसी न किसी तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आखिरी स्टेप यह होता है कि पूरे डिस्कशन को एक साथ देखा जाए और यह समझा जाए कि इस थ्योरी की ओवरऑल स्ट्रेंथ क्या है और इसकी लिमिट्स क्या है। चैप्टर 14, रिकैपिटुलेशन एंड कंक्लूजन। अब तक पूरे विषय को अलग-अलग हिस्सों में समझा गया है। वेरिएशन कैसे होता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस क्या है, नेचुरल सिलेक्शन कैसे काम करता है, स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होता है और जीवों के बीच रिलेशनशिप्स किस आधार पर समझे जाते हैं। अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखने की ज़रूरत है ताकि पूरी पिक्चर साफ हो सके। सबसे पहले यह समझ में आता है कि जीवों में वेरिएशन एक सामान्य और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह वेरिएशन छोटा होता है, लेकिन समय के साथ अकुमुलेट होता रहता है। इसके बाद स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस यह तय करता है कि कौन से ट्रेड्स टिकेंगे और कौन से खत्म हो जाएंगे। यह कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि हर जनरेशन में धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। नेचुरल सिलेक्शन इन दोनों को जोड़ता है। यह उन ट्रेड्स को आगे बढ़ाता है जो किसी जीव को उसके एनवायरनमेंट में थोड़ा सा भी एडवांटेज देते हैं। इस तरह धीरे धीरे स्पीशीज में बदलाव आता है। यह बदलाव किसी एक दिशा में चलता है, लेकिन यह डायरेक्शन एनवायरनमेंट और परिस्थितियों के अनुसार बदल सकती है। इसके साथ ही एक्सटिंक्शन भी इस प्रोसेस का हिस्सा है। जो फॉर्म्स अपने एनवायरनमेंट के अनुसार अडॉप्ट नहीं कर पाते, वे धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। इससे यह समझ में आता है कि नेचर में सिर्फ क्रिएशन ही नहीं, बल्कि एलिमिनेशन भी लगातार चलता रहता है। जब फॉसिल रिकॉर्ड को देखा जाता है तो उसमें कुछ गैप्स ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी उसमें एक पैटर्न दिखाई देता है, स्पीशीज़ का आना, बदलना और फिर ख़त्म हो जाना।
यह पैटर्न इस आइडिया को सपोर्ट करता है कि जीवों का बदलाव एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी दिशा में इशारा करता है। अलग अलग रीजन्स में पाए जाने वाले जीव उनके पास्ट मूवमेंट और आइसोलेशन का परिणाम होते हैं। आइलैंड्स जैसे एग्जाम्पल्स यह और स्पष्ट कर देते हैं कि स्पीशीज एक जगह से दूसरी जगह जाकर बदल सकती है। क्लासिफिकेशन और मॉर्फोलॉजी यह दिखाते हैं कि जीवों के बीच सिमिलैरिटीज किसी रैंडम कारण से नहीं है। वे एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न फॉलो करती है जो यह संकेत देता है कि उनका ओरिजिन जुड़ा हुआ है। एम्ब्रियोलॉजी और रूडिमेंट्री ऑर्गन्स इस कनेक्शन को और मजबूत करते हैं क्योंकि वे यह दिखाते हैं कि अलग अलग स्पीशीज के बीच डीप लेवल पर भी सिमिलैरिटी मौजूद है। इन सभी पॉइंट्स को एक साथ देखने पर एक कंसिस्टेंट पिक्चर बनती है। जीव अस्थिर नहीं है बल्कि समय के साथ बदलते हैं और यह बदलाव एक लॉजिकल प्रोसेस के तहत होता है। यह प्रोसेस पूरी तरह सिंपल नहीं है और इसमें कई फैक्टर्स मिलकर काम करते हैं, लेकिन ओवरऑल पैटर्न क्लियर दिखाई देता है। यह भी ज़रूरी है समझना कि यह थ्योरी हर सवाल का पूरा जवाब नहीं देती। इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज हैं, जैसे ट्रांजिशनल फॉर्म्स का पूरा एविडेंस ना मिलना या कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को पूरी तरह एक्सप्लेन न कर पाना। लेकिन इन लिमिटेशंस के बावजूद यह थ्योरी कई अलग-अलग ऑब्जर्वेशंस को एक साथ जोड़ने में सक्षम है। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह थ्योरी हमें नेचर को एक अलग नज़रिए से देखने के लिए मजबूर करती है। जहाँ पहले अलग-अलग स्पीशीज़ को अलग-अलग समझा जाता था, वहीं अब उन्हें एक कनेक्टेड सिस्टम के रूप में देखा जा सकता है। यह भी स्पष्ट होता है कि नेचर में कोई फिक्स्ड और अनचेंजिंग स्टेट नहीं है। सब कुछ बदल रहा है और यह बदलाव धीरे-धीरे लेकिन लगातार हो रहा है। यही प्रोसेस जीवन की डाइवर्सिटी को शेप करता है। पूरे डिस्कशन को एक साथ देखने पर एक लॉजिकल फ्रेमवर्क बनता है जो यह एक्सप्लेन करता है कि जीवों में बदलाव कैसे होता है और वह किस दिशा में जाता है। अंत में यह समझ आता है कि यह सिर्फ एक साइंटिफिक थ्योरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमें नेचर को समझने का एक नया तरीका देता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जो हम आज देखते हैं वो एक लंबे समय की प्रक्रिया का परिणाम है और यह प्रोसेस अभी भी जारी है।